लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो एंडिंग की थी वो रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले के लिहाज लिहाज से मुसम्मत क्या कह रहे हो? ये ऑटो करेक्ट भी, ये ऑटो करेक्ट हुआ है तो बात बहुत जबरदस्त है कि तुम क्या मैसेज यूज करते हो लोगों को भाई। ऑटो करेक्ट में तुम्हें ये सजेशंस आ रही है। यार क्या आदमी हो ये, तुम जबरदस्त। तुम फिजिकल क्लास में जिस दिन आओगे ना मैं तुमसे मिलूंगा जरूर। अपना ऑटो करेक्ट दिखाओ। क्या है भाई, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला था वो डिस्कस किया था। और आर इक्वल्स रॉ एल अपॉन ए के थ्रू हम लोगों ने ये कंक्लूजन्स की थी कि किस तरह रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया के चेंज होने से वेरी कर सकती है। एक टेबल बाकायदा हमने पूरा इसके लिहाज से सॉल्व कर लिया था कि भाई किस तरह से आपको ये वेरिएशंस जो वो नजर आ रही होती है। अब आज का जो हमारा लेसन है वो फोकस्ड होगा ओम्स लॉ के ऊपर, और हम कोशिश करेंगे कि अपना डीसी सर्किट्स के अंदर जो है वो अब थोड़ा सा हम डाइव इन करें, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर हमारी गुफ्तगू हो सके। तो देखिए भाई, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ ओम्स लॉ बेसिकली स्टेट्स दैट इफ द टेम्परेचर ऑफ योर कंपोनेंट इज फिक्स्ड, एक नॉर्मल रेजिस्टर, एक पीस ऑफ वायर, एक मेटल का पीस, कोई भी चीज अगर उसकी उसके टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स्ड है तो उसमें से पास होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके अक्रॉस जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया। मतलब the current passing through that specific component, through that wire, through that resistor is directly proportional to the amount of potential difference that you have applied across it. मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। If one increases, the other increases as well. If one decreases, the other decreases as well. And the variation is in a similar ratio. क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ही होता है, खाली मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर एक बढ़ा तो अगला से बढ़ता रहेगा, नहीं, सेम रेशियो से बढ़ेगा। लेकिन शर्त यहां मेंशन हो गई कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमेशा नहीं होना। ओम्स लॉ में ये बात वाजी की गई है कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होंगे, लेकिन ये सिर्फ तब का मामला होगा जब आपके पास टेम्परेचर फिक्स्ड हो। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया या कम होना शुरू हो गया, तो रेजिस्टेंस जो है उस पर इफेक्ट आ जाए। दिस रेजिस्टेंस विल स्टार्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा था या कम हो रहा था। तो उसने पहले ही ये बात मेंशन कर दी कि भाई अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो करंट और वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट का रिलेशन आएगा। और यही चीज यहाँ पे आई कि भाई V is directly proportional to I. When you remove the proportionality sign, you add a constant. That constant over here is resistance. और आपके पास फॉर्मूला बन जाता है V equals IR. लेकिन ये जो V equals IR है ना, that is not the Ohm's law. ये Ohm's law नहीं है. This is not Ohm's law. Ohm's law ये है. Ohm's ने ये नहीं बोला था कि V IR के बराबर होता है. Ohm's ने ये नहीं कहा था. Ohm's ने कहा था V और I आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. ये उसकी स्टेटमेंट थी. See, this was the statement that Ohm presented actually. ये तो उसका कह लो कि प्रूफ के एक तरह से कि भाई रेजिस्टेंस वाकई में कांस्टेंट होती है और V इक्वल्स IR का फॉर्मूला एक डिराइव हो गया, तो ये डेरिवेशन है इसकी, लेकिन स्टेटमेंट ये थी। तो ये जरूर हो सकता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये वाली बात इनवैलिड हो जाए, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होगा तो वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। लेकिन ये V इक्वल्स IR का फॉर्मूला सदा करेक्ट है। ये हमेशा कहीं पे भी किसी भी कंपोनेंट के ऊपर रेजिस्टेंस निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर फिक्स्ड हो। कोई बात नहीं, फिलामेंट लैंप पे अप्लाई कर दो, थर्मिस्टर है अप्लाई कर दो, कैपेसिटर है, ऐसा तो आप लोगों के उसमें रेजिस्टेंस नहीं होती लेकिन उसकी, लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा वायर का पीस है, सही कुछ भी है, आप V इक्वल्स IR का फॉर्मूला उसके ऊपर टेक्निकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज पता है, आपको करंट पता है, आप उस वक्त की उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता इस फॉर्मूले को अप्लाई करने। और हमारे करंट, इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला ये है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला V इक्वल्स IR।
आधी से ज्यादा चीजें इसको यूज करते हुए हल हो जाती। अब मैंने यहाँ पे दो ग्राफ्स बनाए, सही। एक ग्राफ में मैंने वोल्टेज रखा वाई पे, करंट रखा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब दो लाइनें ड्रॉ की गई हैं। मुझसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए भाई इनमें से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, कौन सा ऐसा वायर है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब ये चीज होने के लिए कि भाई किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसको अगर आप जज करना चाहते हो तो आपके पास आसान सा एक रास्ता है कि आप वोल्टेज की वैल्यू देखो और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यूज को रीड करो। वोल्टेज की वैल्यू की कॉरिस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यूज को रीड कर लो, I1 I2 ये दोनों आपके पास आ जाए। तो भाई जिसमें आपके पास ज्यादा करंट पास हो रहा है उसकी रेजिस्टेंस कम है, जिसमें आपके पास ज्यादा करंट पास हो रहा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि इट काइंड ऑफ लाइक मेक सेंस कि भाई आपने वोल्टेज तो वही अप्लाई किया, लेकिन R2 के अंदर आप देख सकते हो करंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। इसका मतलब R2 में रेजिस्टेंस हिंड्रेंस कम चल रही होगी, तभी तो वैल्यू ज्यादा है उस चीज की, अदरवाइज वैल्यू कैसे ज्यादा होती। और यही चीज यहाँ पे R1 में देखो, करंट कम चल रहा है, R1 में करंट कम चल रहा है, इस वजह से भाई रेजिस्टेंस आपके पास यहाँ पे कम है, हिंड्रेंस कम क्रिएट हो रही है आपके पास। तो ये वाला ग्राफ अगर आपको कभी भी दे दिया जाए वोल्टेज करंट का और आपसे बोला जाए मुझे बताओ कौन सा रेजिस्टर बड़ा है और कौन सा रेजिस्टर छोटा है, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप ग्रेडियंट की तरफ मत जाना, do not go for the gradient of the graph. If you'll try to figure out which one is a larger resistance using the gradient of a graph, there is a very high chance you're going to make a mistake. The reason being that हर दफा gradient resistance के बराबर नहीं, हर दफा gradient resistance के बराबर नहीं होता। मैं इसकी मिसाल देता हूं बेटा, ये जो सेकंड ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ इसके ऊपर जरा गौर से देखो, तुम्हें R2 का ग्रेडियंट ज्यादा नजर आ रहा होगा, लेकिन यहां पे द ग्रेडियंट इज नॉट टेलिंग यू रेजिस्टेंस, ये I अपॉन वी हो जाएगा। ग्रेडियंट क्या होता है, y अपॉन एक्स होता है। तुम्हारे y एक्सिस पे करंट है, x एक्सिस पे वोल्टेज है, I अपॉन वी तो रेजिस्टेंस नहीं होता। हाँ, v अपॉन I होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, करंट टू वोल्टेज का रेशियो थोड़ी है ये। तो अगर आप ग्रेडियंट के थ्रू जवाब हासिल करने की कोशिश करोगे ना, आप गलती कर सकते हो। अगर एग्जामिनर ने करंट को y एक्सिस पे रख दिया और वोल्टेज को x एक्सिस पे, देयर इज अ चांस यू गोना मेक अ मिस्टेक ओवर हियर। इसीलिए मैंने आपको तरीका ये सिखाया बेटा कि whenever you want to find out the resistance or figure out which one is a larger value, which one has a larger value of resistance, इसका आसान सा तरीका है, कोई भी वोल्टेज की वैल्यू रैंडम सी सिलेक्ट कर लो और चेक कर लो उस वोल्टेज पे करंट की वैल्यूज कितनी हैं। जिसके अंदर करंट कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसमें करंट ज्यादा जा रहा है लाजमी सी बात है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी, तभी तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर पाया। तो हमेशा आप इस तरीके से वोल्टेज के कॉरिस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू को देखते हुए रेजिस्टेंस निकालिएगा। कभी भी ग्रेडियंट की तरफ जाने की आप कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप गलती कर जाएंगे, आपका बिला वजह एमसीक्यू अच्छा भला जो करेक्ट होने वाला था वो खराब हो जाए। और जहां तक इस बात का सवाल है कि भाई सर वोल्टेज और करंट तो इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बेटा जब इन दोनों में तुमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी बोली, तुमने कांस्टेंट किसे कर दिया, तुमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया ना, तो इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स्ड होना चाहिए। अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो ही रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी और तभी वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अगर टेम्परेचर चेंज होता है ये आर की वैल्यू तब्दील हो जाएगी, और जब ये आर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो फिर थोड़ी वी और आई को तुम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल सकते हो। दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ही तब है जब तीसरी क्वांटिटी फिक्स्ड हो या उसके अलावा जो कुछ है वो फिक्स्ड हो। टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस थोड़ी फिक्स्ड रहेगी तुम्हारे पास। तो भाई ये चीज याद रखिएगा कि ग्राफ में से जजमेंट करने के लिए आप जो है वो किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट्स को रीड कर सकते हो। उसका रीजन ये हम तो उस वक्त की रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं ना,
इस फॉर्मूले को अप्लाई करने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई ये फॉर्मूला असल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, R इक्वल्स V अपॉन I। ये भाई उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी है ये पता लगाना चाहता हूँ। मसला नहीं, अगर आपको ये पता लगाना है कि भाई उस वक्त रेजिस्टेंस कितनी है तो आप वोल्टेज अपॉन करंट कर दो, आपको पता चल जाएगा उस वक्त की रेजिस्टेंस कितनी है। और रेजिस्टेंस अगर जगह जगह चेंज भी हो रही है तो भी मसला नहीं है, जहां पे भी आप निकालना चाहते हो उसका वोल्टेज और करंट देखो, वो आपको उस वक्त की रेजिस्टेंस बताएगा कि भाई इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितनी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास तमाम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अभी आगे जाओगे ग्राफ कर्व होना शुरू हो जाएंगे। इसको देखो एक नजर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या करें भाई, ये चीजें जरूरी हैं समझाना, वरना गलती करते बैठोगे। बिलीव मी, ये इतनी छोटी छोटी बातें होती हैं जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। बहुत लोग इसी परसेप्शन पे चल रहे होते हैं भाई ग्रेडियंट से रेजिस्टेंस आ जाएगी, ग्रेडियंट से रेजिस्टेंस आ जाएगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ग्रेडियंट से रेजिस्टेंस नहीं आ पाती। उसकी एक बहुत छोटी सी वजह ये भी है बेटा कि ग्रेडियंट जो होता है वो होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। आपका वोल्टेज, चलो अगर वाई एक्सिस पे है भी और एक्स एक्सिस पे करंट है, तो ये तो हो गया डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई थोड़ी होता है, रेजिस्टेंस तो सिंपल वी अपॉन आई होता है। चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट को थोड़ी आप रेजिस्टेंस बोलते हो। ये वेलोसिटी की तरह थोड़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सेलरेशन की तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये उसकी तरह नहीं है, इसमें फर्क है। ये सिंपल रेशियो है। क्योंकि बताऊं गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ शुरू होती है जब आप नॉन ओमिक कंडक्टर्स के ऊपर बात करना शुरू करते हो। जब आप बात करना शुरू करते हो फिलामेंट लैंप्स के ऊपर और थर्मिस्टर्स के ऊपर, यहां आप आगे फंस जाते हो। क्योंकि अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैं ग्रेडियंट से रेजिस्टेंस निकाल लूंगा, सही, और उसको ये वाला ग्राफ मिल जाता है, तो अगर मैं बोलता हूँ भाई यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, उसका सबसे पहला काम क्या होगा? उसका सबसे पहला काम ये होगा, क्योंकि वो मैथ जानता है, उसे पता है यार कर्व का ग्रेडियंट तो टेंजेंट बना के निकलता है, तो वो क्या करेगा जवान, वो सबसे पहले मेहनत करके यहाँ पे टेंजेंट बनाएगा, और फिर उस टेंजेंट पे से दो कोऑर्डिनेट्स उठाएगा, और उन दो कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए रेजिस्टेंस निकालना होगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आंसर गलत आएगा उसका। अब सोचे कितना दुख होगा उसको। इतनी मेहनत की उसने, टेंजेंट बनाया तो कोऑर्डिनेट उठाया, ग्रेडियंट निकाला, आंसर गलत। अब भाई ग्रेडियंट से वोल्टेज रेजिस्टेंस नहीं मिलती, gradient is change in y upon change in x. You're not asked about delta v upon delta I, that is not resistance. ये resistance नहीं होता, resistance is simple v upon I, that's it. उसे क्या करना था? उसे एक छोटा सा काम करना था, जिस भी पॉइंट पे रेजिस्टेंस चाहिए थी बस उस पे करंट और वोल्टेज रीड कर लेता। भाई इतना वोल्टेज है, उस वक्त इतना करंट चल रहा है, लगा दिया फॉर्मूला आर इक्वल्स वी अपॉन आई। रेजिस्टेंस रखी आपके पास, वोल्टेज रखा 6, रेजिस्टेंस करंट रखा 0.5, आ गई रेजिस्टेंस। और फिलामेंट लैंप की खास बात होती यही है कि फिलामेंट लैंप तो खोलता है पहले, उसके बाद काम करता है। You always have this idea that filament lamp has a very high amount of current passing through it, so that it heats up to an extent that it starts to glow. वो खोलने के बाद, गर्म होने के बाद जो है ना, वो ग्लो करना शुरू करता है। तो उसमें ये अजम्पशन लगाना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, अहमकाना बात होती है।
जो सोच रहा है ये बात कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट होगा फिलामेंट लैम्प का, बिल्कुल बेवकूफ है। ऐसा बोल रहा है मैंने आग जलाई है लेकिन आग का टेम्परेचर जो है वो ठंडा है, या आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि नहीं यार ये वैसे ठंडा का ठंडा ही है। फिलामेंट लैम्प ऑपरेट ही करता है जब वो खोलता है, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आप उसके अंदर से हाई करंट भेजोगे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, जितनी रेजिस्टेंस स्टार्ट में थी उसकी, आखिर में उसकी रेजिस्टेंस उतनी नहीं होगी, इट विल बी लार्जर। और जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो क्या मसला होता है? मसला ये होता है कि तुम वोल्टेज तो बढ़ा रहे होगे, यू विल बी इंक्रीजिंग वोल्टेज, लेकिन करंट इतना इंक्रीज नहीं हो रहा होगा, करंट में इंक्रीमेंट कम हो जाएगा। मतलब अगर यहां देखो, मैं मिसाल देता हूं इस चीज की। शुरू में अगर मैं वोल्टेज बढ़ाता, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहां से 0 से लेके 2 वोल्ट्स किया वोल्टेज, देखो करंट कितना सारा इंक्रीज हुआ, कितना बड़ा जंप आया करंट के अंदर, रेजिस्टेंस कम थी ना, इसलिए आ गया। अब अगर 4 से 6 देखो, वही मैंने 2 वोल्ट्स बढ़ाए, जैसे मैं 0 से 2 लेकर गया वैसे ही 4 से 6 लेकर गया। अब देखो करंट का इंक्रीमेंट, करंट में इंक्रीमेंट कम। ठीक है, तो ये आपके लिए मामला था। तो आपका फिलामेंट लैंप हो गया, थर्मिस्टर्स हो गया, एलडीआर्स हो गए, डायोड्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, देर ऑल नॉन ओमिक कंडक्टर, ये सब नॉन ओमिक है, क्योंकि इनमें से कोई भी वोल्टेज और करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पड़ता ही नहीं है। इन सब में वोल्टेज और करंट में कर्व आ जाता है, कहीं ना कहीं घूम जाता है ग्राफ। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा लेकिन करंट में इंक्रीमेंट कम आया, तो यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो चुकी है। और जब भी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, याद रखना द ग्राफ बेंड्स टुवर्ड्स द वोल्टेज एक्सिस, ग्राफ हमेशा वोल्टेज एक्सिस की तरफ घूम जाए, क्योंकि वोल्टेज एक्सिस की तरफ घूमने का मतलब ये है वोल्टेज में चेंज ज्यादा आएगा, करंट में चेंज कम। जैसे ये देखो मैंने यहाँ पे वोल्टेज की तरफ घुमाया था ना, अब देखो मेरे पास वोल्टेज में चेंज जितना आ रहा है, करंट में चेंज कम हो गया। शुरू में मैं वोल्टेज बढ़ाता था, करंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाया करता था, अब मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, करंट कम इंक्रीज हो, ये चीज हो रही है। तो whenever resistance increases, graph bends towards the voltage axis, and when resistance will decrease, वो करंट की तरफ घूमेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये देख लेना वोल्टेज कौन से एक्सिस पे, जैसे अभी मैंने वोल्टेज एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, तो ग्राफ को मैंने एक्स की तरफ घुमा दिया, या वोल्टेज वाई पे था, ग्राफ को मैंने वाई की तरफ घुमा दी। जिस तरफ भी वोल्टेज एक्सिस हो ग्राफ उस तरफ घुमा दीजिएगा। अच्छा, दूसरी जानिब आपके पास थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि थर्मिस्टर की टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टेंस का इनवर्स का रिलेशन होता है। मतलब ये ऐसा कंपोनेंट है जिसको हीट करो तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। मतलब थर्मिस्टर की खास बात ये है, उसको हीट करो, उसकी टेम्परेचर बढ़ाओ, इसकी रेजिस्टेंस गिर जाएगी। सवाल आता है भाई क्यों, ऐसा क्यों होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों रेजिस्टेंस कम हो जाएगी? तो इसका जवाब आता है रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से, कि आर होता है बेटा वी ओवर आई। असल में होता यह है थर्मिस्टर में कि थर्मिस्टर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ होता है, और उनकी खास बात ये होती है कि जब आप उनको एनर्जी देते हैं ना, भले हीट की फॉर्म में दें या लाइट की फॉर्म में दें, जैसे भी दें, जब आप उनको एनर्जी देते हैं ना, तो उनके एटम्स अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं। तो थर्मिस्टर के जो एटम्स होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो उनके वैलेंस शेल में मौजूद थे, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना शुरू कर देते। पहले क्या था, पहले वायर के इलेक्ट्रॉन्स थे मेजॉरिटी, जो करंट के फ्लो की वजह बन रहे थे। थर्मिस्टर के थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स थे, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एनर्जी दी थर्मिस्टर को, थर्मिस्टर ने क्या किया, उस एनर्जी को यूज करके अपने एटम्स के इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर। अब नतीजा क्या हुआ, हिंड्रेंस तो दूर की बात, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया। पहले कम इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
तो भाई करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज होगा, बैटरी का वही वोल्टेज है, बैटरी के साथ आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने क्या किया, थर्मिस्टर को हीट अप कर दिया। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के अंदर आ गए करंट के भाई वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन चल ही रहे थे, थर्मिस्टर के इलेक्ट्रॉन्स अब साथ में आना शुरू हो गए। तो भाई करंट इंक्रीज होने की वजह से आपके पास इफेक्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी आपके पास, रेजिस्टेंस विल फॉल। जैसे करंट बढ़ा वैसे रेजिस्टेंस कम। तो यही तो मैंने बात समझाई बेटा, रेजिस्टेंस हिंड्रेंस का नाम नहीं होता, रेजिस्टेंस रेशियो का नाम है वोल्टेज अपॉन करंट के। ये बात अगर आपके जहन में नहीं होती ना, आप ये बात समझ ही नहीं सकते थे कि थर्मिस्टर की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस कम कैसे हो। जब इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन क्यों खत्म कर रहा है भाई, ये सेंसर है ऐसा नहीं होता। हाँ अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हो तो फिर आपका सेंसर फेल हो जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स मजीद रिलीज नहीं हो सकते, तो उसके बाद फिर आपके पास यही होगा भाई, करंट इतना बढ़ नहीं सकेगा, अब एटम की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी और उसकी वजह से रेजिस्टेंस वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके होता है, थर्मिस्टर्स, आपके थर्मिस्टर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है, बुरे हालात नहीं है उसके। इसको रीड कर लो जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जी बिल्कुल बेटा, थर्मिस्टर्स की ऑपरेटिंग टेम्परेचर की रेंज होती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक वो चल सकता है। आंखें बंद करके एमसीक्यूज करें तो पता नहीं भाई, इसमें तो प्रोबेबिलिटी है। बिल्कुल सेम वोल्टेज में करंट बढ़ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएंगे आपके पास। जी बिल्कुल बेटा, थर्मिस्टर में रेजिस्टेंस हमेशा गिरेगी, जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होती रहेगी। आते हैं ऐसे थर्मिस्टर्स भी जो पॉजिटिव कोएफिशिएंट थर्मिस्टर्स कहलाते हैं, उनमें रिवर्स का मामला चलता है, मतलब उसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ऐसे भी थर्मिस्टर्स आते हैं। लेकिन हमारे पास जो सिलेबस में थर्मिस्टर्स है ना, वो नेगेटिव कोएफिशिएंट वाले थर्मिस्टर्स हैं, मतलब ऐसे थर्मिस्टर्स जिनमें मामला उल्टा चल रहा होता है। असल में अब जो एनर्जी मिल रही है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिल रही है, बैटरी तो वर्क कर रही थी, इलेक्ट्रॉन्स कम थे पहले, तो कम इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पा रहे थे, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फ्लो ज्यादा होगा, जब फ्लो ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगी। इसीलिए देखो मैंने इसका जो करंट वोल्टेज ग्राफ बनाया है उसको मैंने करंट एक्सिस की तरफ घुमा दिया, क्योंकि मुझे पता है जब ये गर्म होगा इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, इसके अंदर करंट में इंक्रीमेंट ज्यादा आएगा, वोल्टेज में तुम इंक्रीमेंट कम करोगे। इसी तरह से एलडीआर देख लो और रियोस्टेट भी देख लो। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से बहुत पोर्शन आता है बेटा, पेपर बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वैसे तो, और केमिस्ट्री के पेपर में भी तुम्हारे पास ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक सभी आ रहा होता है। बिल्कुल बैटरी भी उसी तरह काम करती है। एलडीआर में लाइट के साथ ये वाला मामला होता है,
कि आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। वहाँ हीट बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही थी, यहाँ लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने से हो रही है। उसकी वजह है वहाँ हीट एनर्जी को यूज करते हुए आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो में आ रहे थे बाहर, यहाँ पे लाइट एनर्जी को यूज करते हुए आपके एटम्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। तो इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे तो पहले हो रहा था, बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट है, बस वहां हीट ने ये काम किया था, यहाँ लाइट ने ये काम किया है। नहीं मेरे बच्चे, लाइट इंटेंसिटी से आप सिर्फ लाइट एनर्जी दे रहे हो, उससे हीट एनर्जी सप्लाई करने की बात नहीं कर रहे। इस वक्त अगर आप लाइट एनर्जी की बात करो तो सिर्फ लाइट एनर्जी पे फोकस है। ये बेटा इंटेलिजेंट स्ट्रीट लाइट सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं कि भाई रात हो तो स्ट्रीट लाइट्स खुद ही ऑन हो जाएं। ये सेंसर के तौर पे होते हैं जो डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि रोशनी की, लाइट की इंटेंसिटी कम है या ज्यादा है। तो जब लाइट इंटेंसिटी गिरती है मतलब रात हो जाती है, तो ये सिग्नल भेज देते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स को कि भाई इट्स नाइट टाइम और लैंप्स ऑन कर दिए जाएं। तो फिर जो दूसरी रिलेज वगैरह होते हैं उनका काम ये होता है कि वो सप्लाई करना शुरू कर देता है उस चीज को, हायर अमाउंट ऑफ करंट को फ्रॉम अनदर पावर सप्लाई, और लैंप्स ऑन कर देते हैं। बिल्कुल हारिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बोलो सफान। सर मुझे ये पूछना है कि क्या बोलते हैं, अगर रात में जिस तरह आपने अभी कहा कि वो रात में बता देंगे कि बढ़ जाओ यानी लाइट स्टार्ट हो जाए, तो सर जब रात में तो लाइट नहीं होगी तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी ना? मेरे बच्चे ये सिर्फ सिग्नल देने का काम करते हैं, इनके आगे पीछे थोड़ी लगा हुआ होता लैंप। ये सिर्फ बस सेंसर है इनके और आगे कुछ नहीं है, पीछे नहीं हो। इसके साथ अच्छा अटैच नहीं ये करते आप सिग्नल, लैंप को। तो ये सिग्नल देंगे कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ गई है, तो वो खुद ही आगे जाके वो चेंज कर हाँ, दे आप यानी अपने वो लाइट माइक्रो चला देगा। कंट्रोलर में एक प्रोग्राम डाल देते हो कि भाई अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाए तो इसका मतलब ये है कि रात हो चुकी है और लाइट ऑन कर देने का काम है। तो फिर वो माइक्रो कंट्रोलर अगले किसी सर्किट को कमांड भेजता है जिस पे आपका लैंप, और क्योंकि ये तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई इतनी बड़ी होती हैं 220 वोल्ट पे चलने वाली, ये थर्मिस्टर में से गुजर गया तो वो जल के राख हो जाएगा थर्मिस्टर आपका। इसका काम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस को वो करना होता है, मतलब डिटेक्शन करने का काम होता है और कुछ नहीं होता है इसका। बोलो सही सही। हारिस। सो सर रात को सो सर रात को क्या जो लाइट इंटेंसिटी कम होती है करते हैं राइट, और फिर वो और हारिस बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा डग रही है। आप अगर हो सके तो मुझे मैसेज पर टाइप करके भेज दो अपना क्वेश्चन, मैं पढ़ के जवाब दे दूंगा। सर पूछ रहा था सर, आवाज आ रही है आपको? आवाज तो आ रही है लेकिन ग्लिच बहुत है बेटा आपकी आवाज में। कहाँ गए उस्मान? तुम्हारा सवाल का जवाब आ गया उस्मान? बोलो उस्मान, क्या सर कर मुझे रहे ये हो? बोलना था हाँ कि बोलो। आपने आपने कहा कि रेजिस्टेंस, सर आप मुझे कह रहे हैं ना? हाँ हाँ तुम्हें बोल रहा हूँ, बोलो बोलो बेटा। सर मैं कह रहा हूँ कि जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन आपने कहा ये दूसरे सर्किट से अटैच होते हैं, दूसरा सर्किट लैंप ऑन करते हैं, तो सर हम सीधा सीधा काम क्यों ना कर दें? जब जब ये चीज पे क्यों हम कर रहे हैं कि जब रेजिस्टेंस उस सर्किट की इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा? तो वो बराबर वाले सर्किट में जिसमें लैंप लगा हुआ है तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इस रेजिस्टेंस हाई होने से? बेटा दर एक चीज होती है कंप्यूटर्स के अंदर जिसको आप बोलते हो माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स का काम होता है कि वो आपके सेंसर से आने वाले वोल्टेज सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं और फिर उनको प्रोसेस करते हैं कि भाई इनके बेसिस के ऊपर, मतलब जीरोस और वंस जो आ रहे होते हैं इनके बेसिस पे आपने डिसीजन क्या लेना। आपके ये दोनों सर्किट्स कंप्लीटली एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, इनका आपस में कोई बैटरी कोई तार नहीं जुड़ा हुआ होता।
सेंसर का काम सिर्फ ये होता है ये बताना कि भाई आपके पास नाइट टाइम हो गया या फला लाइट की इंटेंसिटी कम हो गई या बढ़ गई, जो भी हो गया, वो माइक्रो कंट्रोलर को अपना वोल्टेज चेंज करके या अपनी रेजिस्टेंस चेंज करके कमांड भेज देगा। अब माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं, जैसे आपके कंप्यूटर के सीपीयूज वगैरह होते हैं, वो इस चीज को प्रोसेस करते हैं कि अच्छा भाई इस बेसिस पे हमें ये करना था, तो फिर वो किसी और सर्किट को जो कहीं और से अटैच्ड है उसको चलाने का काम करते हैं। आप एक ही सर्किट में दोनों चीजें इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अगर आपने एक ही सर्किट में दोनों लगा दी ना, तो आपका जो सर्किट है वो जल जाएगा, क्योंकि उनको चलने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है। आपके छोटे छोटे कंपोनेंट नहीं बर्दाश्त कर सकते इसे। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलडीआर, मतलब हम लोग तो इसको हमने ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा बनाया है कि हम लोग तो अब माइक्रो प्रोसेसर को जाकर कह नहीं सकते कि भाई लाइट ऑन कर दो। हमने लाइट इंटेंसिटी ऐसे कर दी है कि उसको रेजिस्टेंस के थ्रू सिग्नल मिले, एनालॉग सिग्नल, कि भाई लाइट जो है ना कम हो गई है, फिर वो अंदर जो उसके ऊपर प्रोग्रामिंग हुई हुई होगी उसके थ्रू वो लैम्प को ऑन करेगा। बिल्कुल। ठीक है सर। स्मोक डिटेक्टर्स थर्मिस्टर्स पे तो काम करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास मेरे ख्याल से कुछ और मैकेनिज्म भी होता है। केमिकल कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्शन सिस्टम्स भी लगे हुए होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्शन सिस्टम्स भी लगे हुए होते हैं इसमें। अच्छा भाई, अब आता है आपके पास डायोड का मामला। अच्छा, डायोड समझाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप डायोड को एक नजर जरा खुद पढ़ो पहले। चीजें बहुत सारी लिखी हुई हैं, सही ट्राई टू डिसाइफर कि मैंने इसमें क्या क्या बताया हुआ है। नहीं अहमद, इट वाज एन एक्सीडेंट बेटा। ठीक है बेटा, हारे सब ठीक बोल रहे हो, उसमें कोई मसला नहीं है।
चले अब आप लोग क्योंकि अच्छी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं तो मैं एक्सप्लेनेशन शुरू कर। देखिए मेरे बच्चे, डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका काम होता है करंट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना। इट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। और कब वो वन डायरेक्शन में फ्लो करवाता है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सी डायग्राम बना के दिखा दी है कि भाई डायोड का ये सर्किट सिंबल होता है जिसमें ये बार नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है और अगला एंड लाजमी बात है पॉजिटिव टर्मिनल। मतलब समझ लो एक तरह से ये माइनस का साइन लगा। अब अगर आप इस डायोड को ऐसे अटैच करते हो सर्किट के अंदर कि डायोड का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच हो जाए तो करंट फ्लो करेगा जस्ट लाइक ओवर हियर। If the positive terminal of the diode is connected to the positive terminal of the battery, तो आपके डायोड में कंडक्शन होगी। Diode will allow the current to flow and the lamp is going to light up. इस हालत को हम कहते हैं कि भाई ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। लेकिन if I do the reverse, if I flip the battery, कि भाई अब डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से अटैच हुआ है, तो अगर अब ये वाला मामला है इस वक्त करंट फ्लो नहीं करेगा, लैंप नहीं जलेगा, देयर विल बी नो करंट इन द सर्किट एंड दिस इज व्हाट यू कॉल एज रिवर्स्ड बायस्ड। हमारे पास जनरली दो तरीके के डायोड्स होते हैं क्योंकि देखो डायोड ने सिर्फ एक ही वक्त में कंडक्शन अलाउ करनी और वो भी तब जब डायोड का पॉजिटिव और बैटरी का पॉजिटिव एक साथ जुड़ेगा, अदरवाइज डायोड करंट फ्लो नहीं करने देगा। अगर हमारे पास एक आइडियल डायोड, आइडियल डायोड मतलब एक ऐसा डायोड जो परफेक्शन के साथ बनाया गया है जैसा हो ही सकता, सीधी सी बात है। इफ यू हैव एन आइडियल डायोड, आइडियल डायोड की खास बात ये होती है कि आइडियल डायोड जैसे ही आप बैटरी अप्लाई करोगे वैसे ही कंडक्शन शुरू कर दो। अब जैसे ही बैटरी अटैच करोगे वैसे ही कंडक्शन शुरू कर देगा, फौरन उसमें से करंट पास होना शुरू हो जाए। बहुत मामूली सी है, ना होने के बराबर की रेजिस्टेंस होती है जब आपने उसको फॉरवर्ड बायस किया हुआ इन द रेड ग्राफ। लेकिन जहां आपने बैटरी पलट के लगाई, सही, जहां आपने बैटरी पलट के लगाई होगा क्या, सर्किट में करंट जीरो हो जाए। अब कितनी ही वोल्टेज बढ़ा के देख लें सर्किट में करंट पास नहीं होने वाला। नो मैटर व्हाट यू डू, इट वोंट अलाउ द करंट टू फ्लो इन द सर्किट। परफेक्ट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होती है उसकी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्या है तप्पड़ तो गुजार दो भाई करंट, इम्पॉसिबल। ये एक आइडियल डायोड है। रियल डायोड ऐसा नहीं होता। रियल डायोड के मामला थोड़े मुख्तलिफ। रियल डायोड इवन अगर आप उसके बैटरी के टर्मिनल के पॉजिटिव के साथ उसे अटैच करते हो तब भी उसे थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए होता है कंडक्शन स्टार्ट करने से पहले। करीब आइडियल बर्न नहीं होता। आइडियल डायोड परफेक्ट है, वो कभी भी खराब नहीं होता, जब भी तो आइडियल है। सही। लेकिन रियल डायोड का मसला ये है कि यू विल नीड a small amount of voltage which you call as the threshold voltage. Even though diode forward bias था, डायोड की बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, वो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, फिर भी थोड़ा सा वोल्टेज डायोड अपने ऊपर कंज्यूम करता है, उसके बाद करंट सप्लाई होना शुरू, उसके बाद करंट की सप्लाई स्टार्ट होती, उससे पहले नहीं होती। उस वोल्टेज को आप थ्रेशोल्ड वोल्टेज, अमूमन ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट या 0.4 वोल्ट, वो थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए, बस चाहिए होता। इट नीड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज टू अलाउ द कंडक्शन टू एक्चुअली हैपन। अगर आपकी बैटरी उससे छोटे वोल्टेज की है तो फिर आपका डायोड इवन दो आपने सही तरीके से कनेक्ट किया हुआ है वो कंडक्शन नहीं करेगा, करंट को पास होने नहीं देगा। इट्स लाइक ओपनिंग अ डोर, इवन इफ यू आर ओपनिंग इन द डोर इन द राइट डायरेक्शन, मतलब आप दरवाजा सही तरफ खोलना है
लेकिन फिर भी यू नीड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ना टू पुश द डोर ओपन, उसके बाद ही आप जा सकते हो, उसके बाद ही फ्लो बन सकता है। Even though the door was being opened in the right direction, there was a small amount of voltage needed. The same thing happens with the diode. Even though you're attaching the diode in the right way with the battery, you still need a small amount of voltage to allow it to like have the current passing by. थोड़ा सा वोल्टेज आपको चाहिए होता है ताकि कंडक्शन हो सके, और जैसे ही वो वोल्टेज आता है, हाँ, उसके बाद कंडक्शन शुरू हो जाता है, उसके बाद मसला नहीं है, उसके बाद डायोड विल अलाउ द करंट टू फ्लो। तो आइडियल में और रियल में फर्क क्या नजर आया? आइडियल डायोड फौरन कंडक्शन शुरू करता है, थोड़ा सा भी वोल्टेज होगा ना 0.0001 वोल्ट्स का भी, तब भी कंडक्शन करना शुरू हो जाए। रियल हर वक्त कंडक्शन नहीं करता। सही, रियल वोल्टेज को एक सर्टेन वोल्टेज चाहिए होता है, अगर उससे ज्यादा वोल्टेज दोगे तो कंडक्शन करेगा, अगर उससे कम वोल्टेज की बैटरी लगाओगे तो कंडक्शन नहीं करेगा। मतलब मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए था 0.7 वोल्ट कम से कम, मैंने बेतहानी में बैटरी लगा दी 0.5 वोल्ट, सही लगाई दी है मैंने बैटरी, लेकिन कंडक्शन नहीं होने वाली। उससे 0.7 से ज्यादा का वोल्टेज, अब 2 वोल्ट दोगे करेगा कंडक्शन, बिल्कुल करेगा। 0.7 से कम दोगे, नो कंडक्शन एट ऑल। हाँ, अगर आप उल्टी बैटरी लगाते हो तो आइडियल डायोड तो करंट पास ही नहीं होने देता ना। आइडियल की तो खासियत ये थी कि भाई करंट गुजर ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन रियल डायोड में क्या होता है, थोड़ा लीकेज करंट गुजरता रहता है, a very small amount but there is some leakage current। लीकेज बोली चले रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लीक हो रहे होते हैं थोड़ा सा, तो बहुत मामूली सा करंट फ्लो कर रहा होता है उल्टी बैटरी लगाने पे। मतलब आपने रिवर्स बायस किया हुआ डायोड को, डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा इलेक्ट्रॉन पास हुआ है, लेकिन ये एक हद तक होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि डायोड की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। मतलब यू आर ट्राइंग टू ओपन द डोर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सही, एंड यू अप्लाइड सो मच अमाउंट ऑफ फोर्स कि आपने लॉक ही ब्रेक कर दिया। दैट इज काइंड ऑफ लाइक द फेलियर पॉइंट, कि the voltage was so high कि अब the diode was unable to bear the amount of voltage जो आपने उसमें अप्लाई किया। Now the diode would fail, और जब डायोड फेल आया होगा तो उतने हाई वोल्टेज की वजह से, जैसे लाइक 50 वोल्ट अप्लाई करते, इतने हाई वोल्टेज की वजह से जो सर्किट में करंट आएगा वो हर मार होगा। You will be having a very high amount of current passing through the diode because of this huge amount of voltage। तो हम इसे बोलते हैं कि भाई एवलांच आ गया। जैसे पहाड़ पे से बर्फ गिरना शुरू होती है ना, कि भाई बर्फ गिरती जा रही है पहाड़ पे, ठीक है, बर्फ जमी हुई है, एक वक्त आता है बर्फ इतनी ज्यादा जमा हो जाती है पहाड़ के ऊपर कि अब वो फिसलना शुरू होती है, और जब वो फिसलना शुरू होती है तो एवलांच आ गया भाई। अब रोक सको तो रोक लो उसको। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्नो ड्रिफ्ट्स थ्रू द एंटायर लाइक माउंटेन, यही यहाँ होता है। इतना हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया था कि नो मैटर whatever the voltage, whatever bias you were, आप रिवर्स बायस थे, उसके बावजूद भी करंट ड्रास्टिकली शूट मारता और आपका अप्लायंस जो कुछ भी था जल के राख हो जाता। क्योंकि भाई जब इतना हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो अप्लायंस कहाँ से बेयर करेगा उसे, जो भी कंपोनेंट था वो खराब हो जाना है उसने, वही होता है। हाँ, हमारे ओ लेवल्स तक हम आइडियल लेते हैं, लेकिन बताना जरूरी यह था कि भाई रियल डायोड काम कैसे करता है, क्योंकि ग्राफ एग्जामिनर दोनों में से किसी का भी दे सकता है भाई, ये चीज याद रखिएगा। एग्जामिनर ग्राफ दोनों में से किसी का भी दे देगा, उस पर डिपेंड कर रहा है। सर ये मुझे आइडियल डायोड तो समझ में आ गया, लेकिन ये रियल डायोड समझ में नहीं आया। रियल डायोड में क्या प्रॉब्लम हुई है?
सर इसमें वो समझ ही नहीं आ रहा, उसमें आप वो रिपीट कर सकते हैं, बिल्कुल लॉस्ट ट्रैक हो गया बीच में। भाई रियल डायोड में और आइडियल डायोड में एक छोटा सा फर्क है। आइडियल डायोड पहली बात हर वक्त कंडक्शन नहीं करता, थोड़ा सा वोल्टेज चाहिए होता है उसे कंडक्शन करने के लिए, उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। सही, रियल डायोड के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, भले फॉरवर्ड बायस्ड होगा लेकिन जब तक इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं होगा कंडक्शन नहीं करेगा। और दूसरी बात, अगर बैटरी उल्टी लगाते हो और रिवर्स बायस कर देते हो तो करंट जीरो नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा करंट लेकिन पास होता रहेगा उसमें से। अल्टरनेटलेस वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ जाए कि फेलियर पॉइंट आ जाए, उस वक्त आपका डायोड फेल हो जाता है। और जब डायोड फेल हो जाता है तो उसमें से करंट एकदम से शूट कर, क्योंकि ये फेलियर पॉइंट बहुत हाई वोल्टेज पे आता है। और डायोड एक दफा अगर खराब हो जाए ना उसके बाद फिर ठीक नहीं हो सकता, फिर आपको उसे रिप्लेस ही करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आपने वोल्टेज कम किया तो वापस ठीक हो। मानो मेरे बच्चे, इसका पेपर में सवाल इस तरह से आता है कि आपको सर्किट बना के दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि भाई बताइए डायोड किसके अंदर कंडक्शन कर रहा होगा। सही, आपको ये चीज पूछी जा सकती है। सही है, डायोड के अटैचमेंट में एक और चीज ये पूछी जा सकती है कि भाई अगर ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो आपको क्या मिलेगा, नजर ग्राफ क्या नजर आएगा। तो आप बोल सकते हैं अच्छा भाई अगर ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है तो जब जब करंट पॉजिटिव वाला आएगा डायोड कंडक्शन करेगा, और जब करंट पॉजिटिव वाला नहीं आएगा डायोड कंडक्शन नहीं करेगा। आधा वोल्टेज तो आपको मिल जाएगा, आधा वोल्टेज आपको नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैंने इनपुट पे ऑल्टरनेटिंग करंट दे दिया, अगर मैंने इनपुट पे ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड कर दिया तो जो डायोड है ना वो सिर्फ पॉजिटिव वाले रास्तों में तो कंडक्ट कर रहा होगा, बाकियों पे कंडक्शन नहीं करेगा क्योंकि करंट पास ही नहीं हो सकेगा उस वक्त उसमें से। ये चीज है। तो खैर आसान सवाल आते हैं, मैं करवाऊंगा तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाए। अरीब, रेक्टिफायर असल में ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने वाला एक सिस्टम होता है। क्या उसमें डायोड्स लगे हुए होते हैं, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बना देते हैं। ये असल में हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो ऑल्टरनेटिंग आता है ना, और हमारे जो छोटी छोटी चीजें चल रही होती हैं वो, जैसे बैटरी का चार्जर हो गया आपका, सही है, मोबाइल फोन सिस्टम्स हो गए, ये सब डायरेक्ट करंट पे चलने वाली चीज। इनको तो डायरेक्ट करंट चाहिए होता है ना, ऑल्टरनेटिंग थोड़ी चाहिए होता। तो हम अपने पावर सप्लाईज में ये रेक्टिफायर लगाते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर का मतलब ये है कि बस सही कर रहा है उसमें, वो ऑल्टरनेटिंग को डायरेक्ट बना के देता है ताकि हम अपनी सिस्टम को चार्जिंग वार्जिंग का जो काम है या जो चीजें डीसी पे चलती हैं उनको डीसी पे चला सके। जी मियां उस्मान बोलिए। सर सर मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि डायोड जो है एक में काम करता है, ये तो फॉरवर्ड करंट भेजेगा या तो रिवर्स में, मतलब करंट ही नहीं पास होने देगा। तो सर जब एक सिंपल सर्किट जो होता है जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ होता, उसमें भी तो एक डायरेक्शन में और डीसी सप्लाई हो तो एक डायरेक्शन में तो करंट फ्लो कर रहा होता है। तो इससे आपकी क्या मुराद है कि अगर फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट पास होगा, तो अगर ना लगाएं तो भी तो करंट पास होगा, डायोड बिल्कुल, ना अगर लगाए नहीं लगाओगे तब भी करंट पास होगा, उसका मसला थोड़ी है। तो सर फिर जरूरत क्या आ रही है डायोड लगाने की? बेटा डायोड आप डीसी सर्किट्स में नहीं लगाते, डायोड्स आप एसी सर्किट्स के अंदर लगाते हो। असल आपकी जो जरूरत होती है ना वो एसी सर्किट्स में जरूरत होती है, वो असल में आपको ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट बनाना होता है, इसलिए आप लगा रहे हो। डीसी में तो मैंने सिर्फ लगा के अच्छा, समझाया। वही जो अभी आपने रेक्टिफायर हाँ की बात बताई है बिल्कुल, में यूज होता डीसी है। में तो मैंने सिर्फ लगा के समझाया कि भाई अगर करंट पास होना होगा तो उसकी जरूरत यह है कि भाई आपका बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव एक साथ जुड़ा हुआ हो तो भाई करंट फ्लो करेगा। अगर आप उल्टा लगा दोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। वो सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा सर, एक और मेरा आखिरी सवाल था कि वो जब आपने पहला फॉरवर्ड बायस में जो रियल डायोड में थोड़ा सा थ्रेशोल्ड वोल्टेज दिखाया है, तो सर वो वोल्टेज का डायोड को चार्ज करने के लिए चाहिए होता है, मतलब वोल्टेज तो मतलब पहले चार्ज होगा डायोड, वो नहीं तो बेटा, इसमें चार्ज जाएगा होने के लिए नहीं थोड़ा। चाहिए होता। आपके डायोड में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो मैं आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने नहीं बताई ये बात। आपके डायोड में एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो डिप्लीशन रीजन।
डिप्लीशन रीजन का काम ये होता है कि वो असल में एक बैरियर के तौर पे होता है बीच में, उसमें एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये छोटा सा वोल्टेज असल में उन इलेक्ट्रॉन्स को उन पॉजिटिव चार्जेस के अंदर कह लो कि मिक्स करने के लिए चाहिए होता है, ताकि वो डिप्लीशन रीजन खत्म हो और कंडक्शन स्टार्ट हो। अब ये थोड़ी सी ऊपर की चीज है, एक हायर लेवल की चीज है, ये समझना इतना आसान नहीं होता वो लेवल्स के अंदर, इसलिए मैं इसका तस्करा नहीं कर। वरना एक काम करना, यूट्यूब पे बाकी इसके एनिमेशंस वगैरह हैं कि हाउ डायोड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, उसमें फिर आप उसको देख सकते हो कि अच्छा भाई सही है, डिप्लीशन रीजन खत्म हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर, तो वो आपको देख के उसको समझ में आ जाए। बाकी सर मुझे ये पूछना था कि जो वोल्टेज हम फराहम करते हैं, तो हमने तो ये पढ़ा है ना कि जितना ज्यादा वोल्टेज उसी चीज को दिया जाता है जिसकी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, मतलब सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो उसके ऊपर वोल्टेज भी सबसे ज्यादा सर्व हो रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हम नहीं देख पा रहे कि जब एवेलांच हो रहा है तो वोल्टेज ज्यादा हो रहा है तो उसकी डिस्टेंस ज्यादा नहीं होगी? एवलांच असल में उस वक्त आता है जब तुम्हारा डायोड खराब हो जाता है। जब तुम्हारा डायोड खराब होता है ना, तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट ही नहीं करता। तो तुमने इतनी, ये जो वोल्टेज है ना, ये अप्लाइड वोल्टेज है, तो तुम बैटरी के अक्रॉस अप्लाई कर, बैटरी की मदद से अपने डायोड के अक्रॉस अप्लाई करने की कोशिश करो। जब तुम बहुत हाई वोल्टेज लगा दोगे इस चक्कर के अंदर कि भाई कंडक्शन हो सके, डायोड तो फेल हो जाएगा ना। उसके बाद तो फिर सर्किट में रेजिस्टेंस नाम की नहीं रही, डायोड जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था वो खत्म। अब जो भी वोल्टेज अप्लाई किया उसे सिर्फ और सिर्फ करंट फ्लो करेगा उसमें। ठीक है सर, थैंक यू सर। क्या बात? सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सब पूछूं? हाँ पूछ लो। अच्छा मेरे बच्चों, बाकी मैं चीजें यहीं तक रखूंगा आज के लेसन में, तो अगर किसी को क्वेश्चंस वगैरह के लिए रुकना है तो वो रुक जाए, वरना वील कीप इट टिल हियर। सर ये जो कॉम्बिनेशन आपने लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड बच्चों किस तरह से काम करते हैं? अगर एक ही लगाएंगे हम तो सर वो तो फिर कभी करंट आएगा कभी जाएगा, फिर करंट कभी आएगा कभी जाएगा, इस तरह ही होगा ना। तो कॉम्बिनेशन में किस तरह काम करके ये लोग एक यूनिफॉर्म करंट निकालते हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना मोबाइल के अंदर कि कभी चार्ज हो फिर बंद हो जाए, फिर चार्ज हो फिर बंद हो जाए।